Class now, listen everybody. So we are going to start chapter 3 here today in second year chemistry. S block elements. So S block elements second year में chapter 3 है. That's an easy chapter as well. So in the single class we can complete this chapter. ये भी आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो आज ही की क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये स्टार्ट होते साथ. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहते हैं? दोज एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. तो द एलिमेंट्स whose valence electron enters in s orbital are called s block elements. तो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. काफ़ी आसान चैप्टर है ये, वेरी वेरी इजी. सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स हमारे पास आते हैं. एक हमारे पास अगर एस में एंटर करेगा या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 पे ख़त्म होगी या तो जनरल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन NS2 पर ख़त्म होगी. चैप्टर 1 में भी इसको डिस्कस किया था. अगर NS1 पे ख़त्म हो रही है तो ग्रुप हमारे पास ये ग्रुप 1 है, और NS2 पर ख़त्म हो रही है तो ये हमारे पास ग्रुप 2 है. ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स. जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हमारे पास कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज दे ऑल आर बेस फॉर्मर्स. अल्कीनी मीन्स होता है बेस, के सारे बेस बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कली. और सारे मेटल्स होते हैं तो मेटल्स. 2A ग्रुप के एलिमेंट्स नॉर्मली अर्थ से निकलते हैं मिनरल की सूरत में, तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स. तो नेम की वजह बता देंगे क्योंकि उसका नाम ये रखा जाता है. अब एलिमेंट्स इसके अंदर हम देखें तो देयर आर 2 ग्रुप्स. तो 2 ग्रुप इनके अंदर मौजूद हमारे पास, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है. ठीक है भाई. तो ये हमारे पास दिस इज ग्रुप 1 है, ये हमारे पास ग्रुप 1 है, ये हमारे पास ग्रुप 2 है. ग्रुप 1 में एलिमेंट्स हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ग्रुप 2 में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. दीज आर द एलिमेंट्स. सो दिस इज Li. लिथियम लिथोस से निकला है इसका, बट स्टोन में मौजूद होता है, पत्थर में, दैट्स लिथियम. Na इज सोडियम, बट इसका जो लैटिन नेम है, लातीनी ज़ुबान में इसको नेट्रियम कहा जाता था, तो उसका Na यहाँ पर आ गया है. K को लैटिन लैंग्वेज में केलियम कहा जाता था, तो इसका K आ गया है, बट इंग्लिश में उसको हम कहते हैं पोटेशियम. Rb इज़ रुबीडियम, CS इज सीजियम और Fr इज फ्रेंशियम, फ्रांस में डिस्कवर हुआ था. Be इज बेरिलियम, Mg इज मैग्नीशियम, ठीक है. Ca इज कैल्शियम इन योर बोन्स, Sr इज स्ट्रोंशियम, Ba इज बेरियम and Ra is रेडियम. सो दीज 2 एलिमेंट्स एट, ये जो फ्रांशियम और रेडियम है, ये 2 एलिमेंट्स हमारे पास कैसे हैं भाई? दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A. तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कहते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 1A. है ना, एप्टीट्यूड में आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 2A या बिलोंग्स टू ग्रुप 2A, कुछ भी इस तरह से. तो हमें एलिमेंट्स के नेम एटलीस्ट पता होने चाहिए कि किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं. तो बाकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस कुछ का पता होना चाहिए. लिथियम दैट इज़ 3, बेरिलियम 4, सोडियम 11, ये 24, दिस इज़ 12, दिस इज़ 19, दिस इज़ 20. लिथियम का मास नंबर 7, इसका 9,
सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 14। बाकी की ज़रूरत नहीं है, मतलब आता नहीं है टेस्ट में। अब इसके बाद जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, चीज़ तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं उसके कंपाउंड्स, फॉर्मूले, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या हैं, उनके फार्मूले क्या हैं। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ग्रुप 2 है। सो देखो, लिथियम का कोई भी कंपाउंड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में भी नहीं। सोडियम के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी नेम याद करने की ज़रूरत है। Na का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है NaCl, इसको हम सोडियम क्लोराइड तो कहते हैं। इसी NaCl को हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। इसी को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, इसी को हम लोग कहते हैं हलाइट। तो 4 नाम इसके हैं। NaCl के बहुत मशहूर कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। सोडियम के और कंपाउंड में एक हमारे पास है Na2CO3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडा ऐश। और इसी Na2CO3 में अगर 10H2O आ जाए, दिस इज़ डिकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग कहेंगे दिस विल बी कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अगर ये आ जाए NaHCO3, दिस इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। अगर ये आ जाए NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। ये सोडियम के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और एक कंपाउंड हमारे पास Na2H2O3 भी है, जो चैप्टर 5 में अगर हम पढ़ते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपो, उसको हाइपो कहा जाता है। तो ये सोडियम के कुछ मशहूर कंपाउंड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सोडियम का एक सॉल्ट भी होता है, चैप्टर 4 में आता है Na2B4O7, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। बोरेक्स भी कह सकते हैं इसको, टिंकल भी कहा जाता है इसको, इसी को सुहागा भी कहा जाता है। ये Na2B4O7 डिकाहाइड्रेटेड होता है ये भी। और भी मतलब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आप याद रखें सोडियम के। पोटेशियम के जो कंपाउंड, अच्छा सोडियम के एक और कंपाउंड याद रखें, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट पीटर, दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट पीटर। पोटेशियम के कंपाउंड में एक पोटेशियम कंपाउंड है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। एक कंपाउंड हमारे पास उसका होता है KCl, इसको हम लोग नाम देते हैं सिल्वाइट। एक कंपाउंड होता है इसका हमारे पास KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम नाम देते हैं कास्टिक पोटैश। एक पोटेशियम का सॉल्ट होता है K2SO4, डबल सॉल्ट होता है Al2SO4 होल 3.24H2O, दिस इज कॉल्ड पोटैश एलम, दिस इज कॉल्ड पोटैश एलम। एक और पोटेशियम का सॉल्ट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली एल्यूमिनियम के ओर के तौर पे, K2SO4.Al2SO4 होल 3.4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एलुनाइट। एलुनाइट एल्यूमिनियम का एक और है, ठीक है, सल्फेटर ऑफ एल्यूमिनियम जिसको हम कहते हैं। बस पोटेशियम के रुबिडियम का भी कंपाउंड याद नहीं करें, सोडियम का भी कंपाउंड, फ्रांशियम का कुछ नहीं, बेरिलियम का भी कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में है ही नहीं एक भी कंपाउंड। मैग्नीशियम का याद कर लें। मैग्नीशियम के कंपाउंड में हमारे पास एक होता है MgSO4.H2O, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड केसराइट, केसराइट। एक होता है MgSO4.7H2O, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट, इसको हम लोग कहते हैं इप्सम सॉल्ट। एक होता है MgCO3, दिस इज कॉल्ड मैग्नेसाइट। एक होता है MgCO3.CaCO3, इसको हम लोग कहते हैं डोलोमाइट। नहीं, ये सब नाम याद करने होते हैं, इसका कोई तरीका नहीं है निकालने का। मैंने भी रट्टा मारा, आप भी रट्टा मारेंगे इसको, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया उसको रट्टा ही मारती है। इसका नाम डोलोमाइट क्यों, हमें क्या पता। कोई अगर रूल पे नाम नहीं लिख रहे हैं इसको, कोई रूल थोड़ी ना है। आप देखें क्या रूल है,
रैंडम नाम लिख रहे हैं हम इसमें, ये सब कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नेम्स याद करने होते हैं। IUPAC चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, वो ये थोड़ी ना है, वो तो ब्रैकेट डाल के उसमें 1 2 3 ये सब करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम ही पूछते हैं आपसे एंट्री टेस्ट में, तमाम टेस्ट में कराची के कॉमन नेम्स ही पूछते हैं। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं पूछेंगे, बहुत चला के बोलते कास्टिक सोडा का नाम लिखिए। उनको पता है बच्चे की दुखती रह गई, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड पता होता है, उसको ये पता ही नहीं कि कास्टिक सोडा है। जिसको पता होता है वो चैंपियन है, सिंपल सी बात है। और वही एडमिशन खींच लेता है दूसरों से, यही होता है ना, और क्या होता है। तो MgCO3.CaCO3 दिस इज डोलोमाइट, जो कि डबल सॉल्ट है इसके अंदर। एक मैग्नीशियम कंपाउंड हमारे पास होता है MgOH ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। बस मैग्नीशियम के और कंपाउंड याद नहीं करें, काफ़ी है। स्ट्रोंशियम के कोई कंपाउंड नहीं है, कैल्शियम के कंपाउंड हैं 3-4 बहुत फेमस। एक है CaO, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, एक हमारे पास है CaCO3, जिसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। इसी को मार्बल भी कहा जाता है, लाइम स्टोन भी कह लें या फिर मार्बल कह लें, वॉट एवर यू वांट, एक ही बात है। और यही असल में हमारे पास होता है, कैल्साइट भी होता है। ये कैल्साइट का भी यही फॉर्मूला है, ये इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म है। एरागोनाइट भी यही होता है, कैल्साइट, एरागोनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, संगमरमर, चूने का पत्थर, बहुत नाम है, बहुत कंपाउंड, पूरे पहाड़ होते हैं इसके दुनिया में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अच्छा, कैल्शियम का हमारे पास एक कंपाउंड होता है CaOH ट्वाइस, दिस इज़ कॉल्ड स्लेक लाइम। ज़्यादातर लोग इसको स्लेक लाइम कहते हैं, कुछ लोग इसको मिल्क लाइम कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, जैसे वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम था, ये मिल्क ऑफ लाइम है। और कुछ लोग इसको लाइम वाटर कहते हैं, तो अलग अलग नाम लोगों के मुंह से सुनेंगे, स्लेक लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर, सब एक ही चीज़ है, चूने का पानी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद एक कंपाउंड कैल्शियम का CaOCl2, दिस इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसका पूरा नाम, फुल नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। चूँकि इसी कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं CaOCl, उसके बाद Cl। ठीक है, कैल्शियम के ये सारे आपके इस बुक में मौजूद थे, चैप्टर 3 में ये सारे कैल्शियम के कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो बस स्ट्रोंशियम का एक भी नहीं है, रेडियम का एक भी नहीं है। बेरियम के 2 कंपाउंड्स हैं, बस वो याद कर लें। एक है BaCO3, जिसको हम लोग कहते हैं वाइट राइट, और एक हम कहते हैं BaSO4, जिसको कहा जाता है बेराइट। ठीक है, बस तो ये सारे हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट 1A और 2A ग्रुप से बनने वाले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे। ठीक है, जो कि बनते हैं 1A और 2A ग्रुप से। ठीक है, बाकी और बुक में नहीं है, दुनिया में आप विकीपीडिया करेंगे या फिर तो वो मिल जाएंगे, पता नहीं, आप बोलो सर 100 और है, आपने हमें 5 बताए, 10 बताए, तो मैं बुक के लिहाज से बता रहा हूँ। ये नहीं कि कंपाउंड इतने ही हैं, कंपाउंड तो हज़ारों में होंगे इनके। ठीक है, बट आपके टेस्ट में नहीं पूछेंगे, वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बुक से जो चीज़ें वो पूछेंगे आपसे, सिंपल सी बात है। तो बुक की हर चीज़ ही मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर के अंदर, जो चीज़ें लिखी हुई। अच्छा, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद जो 2 ही चीज़ें बच जाती हैं इस चैप्टर के अंदर, एक ग्रुप ट्रेंड बच जाता है आपके पास और एक इंडस्ट्रीज़ बच जाती हैं। पहले इंडस्ट्रीज़ बता देता हूँ, वो छोटा है, फिर ग्रुप ट्रेंड आपको बता दूँगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस है इसके अंदर। डाउन सेल है, कास्टर-केल्नर सेल है, दूसरा नेल्सन सेल इसमें नहीं है, चैप्टर 4 में है, और तीसरा हमारे पास जो है वो इसमें हेसन-क्लेवर प्लांट है। 3 और एक सॉल्वेट प्रोसेस है सोडा ऐश के लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डाउन सेल, मतलब आपको इसकी डिटेल नहीं, मतलब उसकी डिटेल नहीं याद करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता था वैसे सेकेंड ईयर में, बट आपको इसको डिटेल नहीं याद करनी है। डाउन सेल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको 3 चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैथोड किस चीज़ का बना होता है इसके अंदर। तीसरी चीज़, एनोड किसका बना होता है इसके अंदर। ये 3 चीज़ें याद करनी होती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे तो आप मोल्टेन NaCl इस्तेमाल करते हैं, मोल्टेन NaCl, पिघला हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेकिन चूँकि NaCl की जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाल देते हैं।
कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करके 800 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। तो एक मिक्सचर होता है NaCl और CaCl2 का इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। कैथोड जो है वो किस चीज़ का बना होता है, वो चारों तरफ उसके एक कैथोड, चूँकि आप जानते हैं कैथोड हमारे पास नेगेटिव होता है, एनोड हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होता है। कैथोड हमारे पास नेगेटिव होता है, एनोड हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो कैथोड हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, चूँकि नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव जा रहा होता है, सोडियम जा रहा होता है। तो ग्रेफाइट का बना होता है हमारे पास इसमें कैथोड, और एनोड किसका बना होता है, उसके इस कैथोड के चारों तरफ एक स्टील लगी होती है ना, सर्कुलर स्टील कैथोड। तो एनोड सर्कुलर स्टील का बना होता है। चलो रिवर्स मैंने कह दिया, सॉरी। कैथोड जो बना होता है वो सर्कुलर स्टील का होता है, सर्कुलर स्टील, और जो एनोड बना होता है वो ग्रेफाइट का होता है। तो सर्कुलर स्टील पर जाकर कौन सी चीज़ डिपॉजिट हो जाती है, सर्कुलर स्टील पर जाकर सोडियम मेटल आपका डिपॉजिट होता है, और ग्रेफाइट आपको जो है वो क्लोरीन गैस मिल जाती है। बस ये चीज़ आपको याद करनी होती है और कुछ भी नहीं। डाउन सेल कंप्लीट। आप बोलो सर हमने 2 पेज याद किया था, तो एप्टीट्यूड में नहीं याद करना 2 पेज, हमें सिर्फ ये इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड याद करना होता है बस। यही पूछते हैं टेस्ट में आपसे, ये नहीं पूछेंगे राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन द ये, तो ये थोड़ी ना आपको कोई पैराग्राफ लिखना होगा उसमें बैठ के। डाउन सेल के बाद दूसरा आपके पास है दैट इज कॉल्ड कास्टनर कैलनर सेल। कास्टनर कैलनर सेल, कास्टनर कैलनर सेल को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 थिंग्स। सबसे पहला तो इससे हम NaOH बना सकते हैं, और दूसरा इससे क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं। तो कास्टनर कैलनर सेल यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2। इसलिए हम इसको चैप्टर 4 में भी पढ़ते हैं, चैप्टर 3 में भी पढ़ते हैं, दोनों चैप्टर में पढ़ा जाता है कास्टनर कैलनर सेल। डायग्राम वगैरह नहीं बनानी है ना, मैं बना रहा हूँ, आपको बस एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट याद करने, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में 10 मिनट लग जाता है बनाने में। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसके अंदर है, कैथोड क्या है इसके अंदर है, और एनोड क्या है इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ब्राइन। ब्राइन को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। अब ये ब्राइन क्या होता है, दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन सॉल्ट और वाटर मिला दे, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। ये ब्राइन कहलाता है। ब्राइन को इस्तेमाल किया जाता है, वो अपर कंपार्टमेंट के अंदर होता है। अब ये जो ब्राइन होता है ये अपर कंपार्टमेंट में होता है, ऊपर एक कंपार्टमेंट बनी होती है तो उसमें यह मौजूद होता है। तो इन अपर क्योंकि 2 कंपार्टमेंट होते हैं, अपर और लोअर इसके अंदर ना, तो अपर कंपार्टमेंट में ब्राइन भरा जाता है, और जो लोअर कंपार्टमेंट होती है उसमें एक कैथोड घूम रहा होता है सर्कुलर पाइप के अंदर। वो कैथोड क्या होता है, मरकरी, मूविंग मरकरी। तो मूविंग मरकरी को हम ऐसा कैथोड इस्तेमाल करते हैं, और ये किसके अंदर होता है, एक सर्कुलर पाइप के अंदर होता है, जिसको एक मरकरी पंप से हम घुमा रहे होते हैं, याद होगा आप। और जो एनोड हमारे पास होता है वो अपर कंपार्टमेंट में होता है, डिप्ट होता है ब्राइन के अंदर वो, और वो किसका बना होता है, टाइटेनियम एनोड होता है। बट टाइटेनियम में लिख दो, एनोड तो मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। अब ये जो हमारे पास मूविंग मरकरी है, इसमें हमारे पास क्या चीज़ डिपॉजिट हो जाती है, सोडियम डिपॉजिट हो जाता है यहाँ का। और सोडियम असल में मरकरी के साथ मिलकर सोडियम मरकरी का एक एमलगम बना लेता है, NaHg मिल जाता है, और आपको पता है इसमें एक एमलगम बन जाता है। फिर डिन्यूटर में जाकर फिर वो फाइनली हमें NaOH दे देता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइटेनियम जो हमारा एनोड है उस पर Cl नेगेटिव मतलब क्लोरीन गैस आपको ऑब्टेन हो जाती है। ये चीज़ें जो आपको कास्टनर कैलनर सेल में याद रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ होती है, इसके अंदर एक डिन्यूडर भी लगा होता है, डिन्यूडर, ठीक है। डिन्यूडर एक लगा होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है। इसके अंदर क्या चीज़, इसी के अंदर हमारे पास NaOH प्रोड्यूस होता है। तो MCQs में पूछा कि NaOH कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो हम बोलते हैं डिन्यूडर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बस प्रोसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो कास्टनर कैलनर सेल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होता है हेसन क्लेवर प्लांट, ठीक है, हेसन क्लेवर प्लांट। अब इसमें क्या होता है भाई, नाम याद रखिएगा किस प्लांट से क्या चीज़ बन रही है। ये भी पूछते हैं कि बताइए क्लोरीन गैस किस प्रोसेस से बनती है, सोडियम मेटल किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होता है, 4 प्रोसेस का नाम लिखा होता है। तो बस एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना कि इससे बन क्या चीज़ रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर के लिहाज से बहुत आसान चीज़ होती है। सेकेंड ईयर जो है ना वो थ्योरेटिकली बहुत, फर्स्ट ईयर के लिहाज से याद करें, फर्स्ट ईयर थ्योरेटिकली आसान है और MCQs लेवल के लिहाज से बहुत मुश्किल है फर्स्ट ईयर। लेकिन सेकेंड ईयर MCQs के लिहाज से बहुत आसान चीज़ है, लेकिन थ्योरी के लिहाज से बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि लिखना बहुत होता है उसके अंदर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, पता ही होगा आपको।
तो इसलिए सेकेंड ईयर में जल्दी कंप्लीट हो जाता है हमारा फर्स्ट ईयर के मुकाबले में, क्योंकि एमसीक्यूज गिनती के पॉइंट निकलते हैं। बाकी तो पूरा लंबी चौड़े प्रोसेस ही है इसके अंदर, तो पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते रहना सिर्फ बैठ के, ठीक है। तो हैसन क्लेवर प्लांट में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर हमारे पास जो होती है वो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ CaOCl2। CaOCl2 ये हैसन क्लेवर साइंटिस्ट का नाम था, 2 साइंटिस्ट हैं हैसन और क्लेवर, तो उनके नाम पर है तो हैसन क्लेवर्स प्लांट। इसमें ब्लीचिंग पाउडर हम इसमें बनाते हैं। इसमें एनोड कैथोड नहीं होता, ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, प्लांट है, केमिकल प्लांट है। इस केमिकल प्लांट के अंदर बस हमें ये पता होता है कि बस रिएक्शन क्या होता है, 2 चीज़ों का रिएक्शन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो जाता है क्लोरीन गैस के साथ, हमें मिल जाता है CaCl2 प्लस वाटर। 2 चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टॉप से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं और बॉटम से हम Cl2 को डालते हैं, बीच में जाकर के दोनों मिक्स होकर ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ब्लीचिंग पाउडर, वो पीछे नाम मैंने बता दिया है। इसका फार्मूला जो सजेस्ट किया था वो प्रोफेसर ऑर्डलिंग, ये नाम याद रखिएगा, उसने इसको सजेस्ट किया था, इसका फार्मूला, ठीक है। बस हैसन क्लेवर प्लांट खत्म। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है सॉल्वे प्रोसेस। बस समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। नहीं, अगर आप उसकी डिटेल जाननी है तो मैंने बताया कि जो मेरे डिटेल लेक्चर्स हैं वो सब पर मतलब एक डाउन सेल पे 1 घंटे का लेक्चर है, कास्टर केलर पे 1 आवर का लेक्चर है, हैसन क्लेवर पे 1 आवर का लेक्चर है। तो आप उसमें देख सकते हैं अगर आपको शौक है इसकी डिटेल जानने का, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मतलब टेस्ट में भी ज़रूरत नहीं है, और इंटरेस्ट से को पढ़ता ही नहीं है वैसे भी, तो ज़रूर जितना बता रहा उतना याद रखो, सिंपल सी बात है। कुछ एक आध बच्चे क्लास में होते हैं सर इंटरेस्ट है हमें सर केमिस्ट्री में, तो देख पढ़ लो भाई जाके घर पर, तो मसला थोड़ी ना है। यहाँ पर टेस्ट की तैयारी करा रहा हूँ मैं, ठीक है, एंटी टेस्ट क्लास। अच्छा, तो अब हैसन क्लेवर प्लांट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्वे प्रोसेस, या उसको अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है बच्चों, सॉल्वे प्रोसेस में प्रोडक्शन हमारे पास 2 चीज़ों की हो सकती है, ओके। तो सॉल्वे प्रोसेस क्या है, इसमें किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, इसमें 2 चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। इसमें प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट भी बनाते हैं, और इसके अलावा NaHCO3 बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। बोथ द थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस, दोनों चीज़ें बना सकते हैं। पहले NaHCO3 बनता है, उसके बाद Na2CO3 बनता है, ठीक है। तो सॉल्वे प्रोसेस एक साइंटिस्ट हैं, बेल्जियन केमिस्ट थे, बेल्जियम में रहने वाले, जिनका नाम था अर्नेस्ट सॉल्वे। तो बेल्जियम के एक ही साइंटिस्ट का नाम हम जानते हैं, दैट इज़ अर्नेस्ट सॉल्वे, जो एक इंजीनियर थे, वरना तो नहीं जानते इतना ज़्यादा। फुटबॉल अच्छा खेलते हैं हमें पता है, लेकिन केमिस्ट्री में इतने अच्छे ये नहीं पता होता नॉर्मली। तो बेल्जियम के एक केमिस्ट हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वे, मतलब अर्नेस्ट सॉल्वे, उन्हीं के नाम पर यह प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस, जिससे प्रोडक्शन होती है। ये भी कोई ये प्लांट है, ये ना, दिस इज़ द केमिकल प्लांट, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है ये। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू क्या होता है, हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस के अंदर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रिएक्शंस हमारे पास इसके अंदर चल रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स के साथ रिएक्शन हमारे पास भी होते हैं। अब उसमें स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं इसके अंदर, वो अमोनिएशन ऑफ ब्राइन करते हैं। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन मतलब इसमें क्या होता है, जो ब्राइन होता है उसको उसमें अमोनिया डिजोल्व कर देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता फर्स्ट स्टेप में, बस अमोनिया ब्राइन के साथ मिक्स हो जाता है। ब्राइन क्या होता है बच्चों, NaCl और वाटर, दिस इज ब्राइन, और इसके साथ अमोनिया मिक्स हो जाती है, तो दिस विल बी कॉल्ड अमोनिएटेड ब्राइन। तो एक अमोनिएटेड ब्राइन हमारे पास बन जाता है। इसकी पूरी बड़ी डायग्राम होती है उसकी, PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, कार्बोनेशन होती है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। जो अमोनिएटेड ब्राइन है इसकी कार्बोनेशन होती है, और वो किसके अंदर होती है, किस एक हमारे पास एक टावर होता है, सॉल्वे टावर। सॉल्वे टावर इसके सबसे बड़ा टावर होता है इस पूरे प्रोसेस का, ठीक है। तो बिगेस्ट टावर, जो कि डिफरेंट टावर्स के अंदर रिएक्शन होता है, सबसे बड़ा टावर होता है सॉल्वे टावर। इसमें क्या होता है कि ब्राइन में अमोनिया गैस का रिएक्शन कराती है, पूरा एक साथ रिएक्शन नहीं करता है बच्चों। पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिएक्शन करता है H2O और NH3 के साथ, मतलब इस तरह से अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2, और ये हमारे पास बनता है NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4HCO3। और फिर ये जो NH4CH3 होती है, मतलब जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये रिएक्शन करता है NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, और इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। आपको पता है दिस प्लस माइनस, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा,
बेसिक सी बात है। तो ये हमारे पास NaHCO3 बन जाएगा, बेकिंग सोडा जिसको मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखा है, प्लस साथ में NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो है ना आपस में मिक्स होता है, पूरा फालूदा बन जाता है, इसका मिक्स हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लज, इसको स्लज कहते हैं। फिर स्लज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप 3 हमारे पास कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बस ये स्लज में से ये दोनों चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। उसमें एक हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, रोटरी ड्रम फिल्टर नाम होता है इसका। कोई रिएक्शन नहीं होता इसके अंदर, बस एक मशीन है रोटरी ड्रम फिल्टर जो दोनों स्लज को सेपरेट आउट कर लेती है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा लिख देते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ स्लज। स्लज की फिल्ट्रेशन हो रही है उसके अंदर। फिर NaHCO3 अलग जगह चले, अलग पाइप से निकल जाता है, NH4Cl अलग पाइप से निकल जाता है। तो बेकिंग सोडा बनाना है तो वो तो यहीं बन गया, फिल्ट्रेशन के बाद ही बन गया, पहली चीज़ बननी थी बेकिंग सोडा। अब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, बस हम हीटिंग करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। इससे क्या होता है, जब NaHCO3 हाई टेम्परेचर पे हीट होता है, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ये हमारे पास सोडा ऐश आ जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया गैस आपको जो है ना, ये अमोनिया गैस जो रॉ मटेरियल है, ये आपको बार बार हासिल होती है, इसके लिए रिकवरी करते हैं अमोनिया की। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ अमोनिया। रिकवरी ऑफ अमोनिया, अमोनिया को रिकवर करते हैं। अब अमोनिया को रिकवर किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसकी रिकवरी करते हैं हम, कि ये जो NH4Cl जो बचा होता है ना, तो ये चीज़, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से है, ये भी चीज़ बच्चे कहते हैं ना सर ये CO2 गैस हमारे पास कहाँ से है, तो इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ करते हैं, CaSO3, और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं स्टेप 2 में। इससे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से आ रहा होता है इस तरह से। और ये जो CaO है उसको पानी में मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, स्लेक लाइम। उस CaOH2 का हम यहाँ पर इस NH4Cl से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया वापस मिल जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक लाइम, उसका जब NH4Cl से आप रिएक्शन कराओगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब NH4OH ब्रेक हो जाएगा किस दो चीज़ में, अमोनिया में और वाटर में। इस तरह से क्या हो गया, अमोनिया गैस का आपको रिटर्न हासिल हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी उसकी। तो ये कोई वो नहीं है कि मतलब इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, एक पूरा एक प्रोसेस होता है, सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं बता रहा था इन केस के बीच में कौन से मतलब स्टेप में क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। इक्वेशन आपसे शायद और नादरी साइड हम आपसे आस्क करते हैं, वरना नहीं पूछते हैं। इक्वेशन के बिना समझ में भी नहीं आता, तो ये तो अगर मैं पैराग्राफ नहीं लिख रहा तो मैं इक्वेशन तो लिखूंगा कुछ समझाने के लिए। पैराग्राफ थोड़ा लॉन्ग होता है, इक्वेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, वरना मैं पैराग्राफ पे भी लिख कर आपको ये बात समझा सकता था, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सारे प्रोसेस, देखो 4 प्रोसेस याद करना है, डाउन सेल याद करना है, कास्टना, इतना ही जितना मैंने बताया, नोट से याद नहीं करना है कुछ भी, ठीक है, जितना मैंने लिख दिया उतना याद करना है। 1 2, तीसरा हेसन-क्लाइवर प्लांट, चौथा सॉल्वे, वरना एक हफ्ता आपको सिर्फ याद करने में लग जाएगा, बहुत लॉन्ग होता है। आपने सेकंड में तो याद किया होगा, आपको पता होगा, वो इंपॉर्टेंट हमको याद कर लेते हैं इसमें से सारे, तो मुश्किल ही कोई बच्चा याद करता हूँ, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंट गैस पेपर निकालते देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, फिर वो याद कर रहे होते हैं, क्योंकि लॉन्ग होता है ना भाई, कहाँ से याद करेंगे सारे। बट यहाँ टेस्ट में आपको सारे ही याद करने हैं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो किसी भी प्रोसेस का आपसे आस्क कर सकते हैं ना भाई। तो आप ये नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं होता ना टेस्ट में, इंपॉर्टेंट नहीं, आप सबको पता है कि भाई इस बार केजू के टेस्ट में सॉल्वे प्रोसेस आएगा, इस बार डाउ के टेस्ट में डाउन सेल, कौन बोलने वाला, कोई इंसान नहीं है जो बता सके आपको। एंट्री टेस्ट में तो इंपॉर्टेंट निकल ही नहीं सकता ना, MCQs उसमें क्या इंपॉर्टेंट निकालेंगे हम बैठ के, इंपॉर्टेंट निकलता है सेक्शन बी, सेक्शन सी का, शॉर्ट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का तो कोई भी बता देगा बोर्ड, लेकिन MCQs के इंपॉर्टेंट कोई नहीं बता सकता, ये आप भी जानते हैं। तो इसके लिए आप कभी ना पूछें कि मुझसे, ना किसी और से पूछें कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यार वो अभी तक उस है ना उस डिलेमा से बाहर ही नहीं निकले, वो जो 9 10 इंटर से बाहर ही नहीं निकले बच्चे तक, अभी तक वहीं घूम रहे हैं वो। तो इससे बाहर निकल जाना पड़ेगा ना टेस्ट की तैयारी के लिए। लास्ट टॉपिक इसके बाद करें, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। असल में ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको आखिरी में छोड़ रहा हूँ। तो ये टॉपिक जितना कर लो उतना कम है, ग्रुप ट्रेंड। और ग्रुप ट्रेंड के आपको पता 2 से 3 MCQs तो आते ही हैं ग्रुप ट्रेंड के, किसी भी टेस्ट में कर लो, डाओ NET ये वो सभी दे रहे होते हैं। ग्रुप ट्रेंड में बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, अब हमारे ऊपर होता है हम कितने ट्रेंड पढ़ना चाहते हैं। ट्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, मतलब 12-15 ट्रेंड्स हैं,
हम अक्सर बच्चे 6-7 करते हैं, कुछ 8-10 करते हैं, मतलब ट्रेंड होते हैं। मैं आपको कुछ ट्रेंड्स करा देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स करा देता हूँ कि जो कि प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड करा देता हूँ, आयनिक रेडियस छोड़ देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो आयनिक रेडियस करा ही देता हूँ, चूँकि एटॉमिक रेडियस की तरह ही होता है एटॉमिक आयनिक रेडियस, ज़्यादा फर्क नहीं है, स्लाइड सा डिफरेंस है। तीसरा मैं आपको उसमें करा दी, सब नाम आपने सुना होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका ट्रेंड करा देता हूँ। चौथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड करा देता हूँ। पांचवा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ट्रेंड करा देता हूँ। छठा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ट्रेंड करा देता हूँ। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को बच्चों हम लोग कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, इसका ट्रेंड करा देता हूँ। सातवां हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड करा देता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी। बस काफ़ी आई थिंक सो, ठीक है, इतने ट्रेंड कर लेते हैं, सही है। वरना मेरा 15 के करीब ट्रेंड होते हैं टोटल, लेकिन मैं 7 भी कर लो तो मतलब इन्हीं में से आ सकते हैं कि में तो सिंपल आसानी आ रहा होता है। तो कुछ बच्चे, लेकिन मसला बच्चा एक भी नहीं करके जाता, उसका टेंशन ये है, तो एक तो करके जाए ना कम से कम। ऐसे है 15, 7 तो कर लो, आधे से कम ही है, और क्या, इतना तो करो कम से कम। वो एक भी नहीं करके जाते हैं तो कम आ रहे होते हैं बैठ के ट्रेंड्स में। ग्रुप ट्रेंड्स में क्या आप पढ़ते हैं बच्चों हम लोग कि ये जो प्रोडक्ट टेबल है ना, इसमें यहाँ पर टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट जाते हुए किस तरह से वेरिएशन आती है इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। आपको पता बहुत आता है एमसीक्यूज़, बताओ सबसे बड़े एटम किसका है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है ना। तो अक्सर ऐसा आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, किसका सबसे कम है, आईपी वैल्यू। तो ये ग्रुप 1 या 2 में रहते हुए हम इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। सेम यही ट्रेंड आपका जो है ना चैप्टर 4 में भी फॉलो हो जाएगा, सेम ट्रेंड, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो मसला यहाँ तक समझ में आ रही सारी चीज़, बस आखिरी चीज़ है, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके पास फाइनली। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन तो पता है ना भाई एटॉमिक रेडियस की, एटम का रेडियस, ठीक है। तो एटम के मतलब सेंटर से लेकर न्यूक्लियस से लेकर लास्ट सेल तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो चलो मैं थोड़ा सा एक लाइन में डेफिनेशन भी ले देता हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट शेल या वैलेंस शेल, यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यूनिट इसकी होती है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं ना इसको, चैप्टर 3 में ही पढ़ाया था मैंने आपको, ये आपको याद हो तो। इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम मतलब ए के ऊपर इस तरह से सर्किल बना देते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रेंड क्या है, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट। टॉप से बॉटम अगर हम जाएंगे, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे प्रोडक्ट टेबल में, मतलब 1 या 2 ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल। क्यों इंक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, क्योंकि शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा टॉप से बॉटम जाते हुए। और यही जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आएगी, डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस, जो कि रिवर्स जाएगा, जो टॉप से बॉटम होता है उसका उल्टा हमेशा लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है। अब क्यों होगा ऐसा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज या ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो क्या करेगा, शेल को वो श्रिंक करेगा ना, लास्ट शेल को खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसमें प्लस माइनस की अट्रैक्शन होगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है कि एमसीक्यूज इस तरह से आ गया कि विच इज़ द बिगेस्ट एटम, इनमें से बताइए सबसे बड़ा एटम जो है वो कौन सा है। और 4 ऑप्शन आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सीजियम आ गया। सबसे बड़ा एटम कौन सा है इसमें से, सबसे बड़ा एटम कौन, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा इसमें से, सीजियम का होगा, जो कि सीजियम आप देख सकते हैं सबसे डाउन पे पाया जा रहा है, दैट सिंपल। तो सीजियम हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसको। इस तरह से एमसीक्यूज ये भी आ सकता है। सेम ही ऑप्शन चेंज कर देता हूँ आप में। अब 4 ऑप्शन अगर ये आ जाएँ, ए बी सी डी, और एक आ जाए लिथियम, एक आ जाए बेरिलियम, एक आ जाए सोडियम, एक आ जाए मैग्नीशियम। अब बताएं सबसे बड़ा एटम किसका है,
LiBeLaMg, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? थोड़ा दिमाग लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। उसको तो छोड़ दो तुम्हारे वाले को, ठीक है? तो सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा ये, इसमें एक ये सेकंड, दिस बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड ना, ये तो सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवन्थ पीरियड। 2 शेल 3 शेल 4 शेल 5 शेल 6 शेल 7 शेल, तो इसको तो हटाए दो लिथियम बेरिलियम को, उसके बाद तो शेल ही 2 हैं। अब इसके पास सोडियम और मैग्नीशियम के बाद 3-3 शेल हैं, लेकिन दोनों का बराबर साइज़ नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता है, तो मैग्नीशियम श्रिंक हुआ होगा, तो सोडियम सबसे बड़ा आइटम हो गया इसके मतलब इन चारों में से। सिंपल, तो सोडियम मैंने हो गया यहाँ पर। तो इस तरह ट्रेंड को देखते हुए ऊपर से हम फॉलो करेंगे ना भाई, ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं होगा। ये एटॉमिक रेडियस हो गया। दूसरा हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ आयन, आयन का रेडियस हमारे पास आयनिक रेडियस कहलाता है। अब अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के अक्सर हमारे पास कौन से होते हैं? कैटाइनिक रेडियस। कैटाइनिक रेडियस क्योंकि वो हमेशा कैटाइन बनाता है ना भाई, हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है 1A 2A, चूँकि हर से बात है आपको पता है मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कैटाइंस की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो कैटाइंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। कैटाइन अपने पेरेंट एटम से जो है वो हमारे पास स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे। कैटाइंस अपने पेरेंट एटम से छोटे होंगे, मतलब सोडियम और Na+ में जो सोडियम होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा Na+ से। इसका मतलब ये हो गया ना कि Na इज़ बिगर देन Na+। वो रीज़न क्या होगा इसके पीछे? क्योंकि आपको पता है सोडियम में कितने शेल होंगे? सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड का है, तो सोडियम में हमारे पास जो है वो 3 शेल होंगे, जबकि Na+ में 2 शेल होंगे। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना लास्ट शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ग्रुप नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। मतलब ग्रुप 1 है तो इन सब के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 है इन सब के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1 शेल ख़त्म हो जाएगा लास्ट इसका, तो बस 2 शेल रह जाएंगे। इसकी वजह से Na जो है वो बड़े साइज़ का होगा और Na+ छोटा होगा। तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, लेकिन Na+ का आयनिक रेडियस उसके मुकाबले में कम है। तो ये आयनिक रेडियस के बारे में सिंपल हम ये याद रखें। इस तरह से किसी के लिए भी देख लें, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम बड़ा होगा, Mg+2 छोटा होगा, चूँकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, शेल ख़त्म हो जाएगा, बेसिक सी बात है। तीसरा उसके बाद हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IP। शॉर्ट फॉर्म में उसको IP कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। ये IP क्या चीज़ होती है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसका ट्रेंड क्या है हमारे पास, उसकी यूनिट क्या होगी? पहली बात तो ये कि उसकी यूनिट ये होगी हमारे पास कि किलो जूल पर मोल होगी, या तो एनर्जी है, या फिर किलो कैलोरी पर मोल होगी। 2 में से कोई एक यूनिट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। SI सिस्टम में किलो जूल पर मोल, CG सिस्टम में किलो कैलोरी पर मोल। अब इसका ट्रेंड क्या है? टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट। एटॉमिक रेडियस का उल्टा चले जाओ, रिवर्स चले जाओ। टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी भाई? डिक्रीज, IP डिक्रीज होगी। और यही जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे प्रोडक्ट टेबल में तो क्या होगा? IP हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। रीज़न भी इसके पीछे यही है, चूँकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो शेल्स बढ़ेंगे। शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उसको निकालना आसान होगा, इसलिए हम उसको रिमूव कर लेंगे कम एनर्जी देकर भी। अगर आपका MCQs, अगर इस तरह अगर एक MCQs लिखता हूँ मैं कि विच हैज़ द लोएस्ट IP, बताइए इन 4 में से किसकी IP जो है वो सबसे कम है? और 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो लोएस्ट IP किसकी होगी यहाँ पर? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। सबसे कम IP, सबसे कम IP से हमारा सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन जिसका बाहर आ जाए, स्ट्रोंशियम की होगी ना, वो टॉप से बॉटम में, चूँकि जाहिर सी बात है डिक्रीज़ हो रही है, तो SR स्ट्रोंशियम की हो जाएगी। ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फोर्थ इसके बाद हमारे पास है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको EA से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का रिवर्स होता है, उलट होता है। मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ शेल। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा किसी एटम के लास्ट सेल में तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, अब इसकी यूनिट भी सेम होगी चूँकि सिंस इट इज़ आल्सो एन एनर्जी, ये भी एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी सेम होगी, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। इसके ट्रेंड सेम चलेगा IP की तरह। टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो IP डिक्रीज होगा, सॉरी IP कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, और लेफ़्ट से राइट जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास इंक्रीज होगी। ठीक है, और एक MCQs यहाँ पे भी बन सकता है कि विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके अंदर होगी? A, B, C, D, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें से किसकी होगी? हाईएस्ट। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ढूंढना है, मतलब सबसे ऊपर जाना है हमें, तो सबसे टॉप पे क्या है हमारे पास? लिथियम है, तो लिथियम आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, सेम ट्रेंड है। उसके बाद पांचवा हमारे पास द फिफ्थ वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये कोई एनर्जी नहीं है, पावर है। पावर ऑफ एन एटम या एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN से इसको हम शो करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी सेम है। यूनिट की अगर इसकी बात की जाए ना तो उसकी यूनिट कोई नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे कंपैरिजन होता है, मतलब लिनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसकी वैल्यूज़ के बारे में। फ्लोरीन को उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू दे दी थी, दैट इज़ कॉल्ड, फ्लोरीन को उन्होंने वैल्यू दी थी हाईएस्ट दी थी, दैट इज़ कॉल्ड जो 4 थी, और सीजियम को उन्होंने जो है वो लोएस्ट वैल्यू दी थी 0.7। बाकी तमाम एलिमेंट्स इनके बीच में थी, कंपैरिजन थी, जस्ट देयर इज़ नथिंग एल्स। अब ट्रेंड सेम है, एटॉमिक रेडियस को उल्टा ही चल रहा है सारा ट्रेंड। ट्रिपल ट्रिक यही है कि एटॉमिक रेडियस को उल्टा चल रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है, और लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है इंक्रीज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पाँचवा और है। ठीक है, ओके। अब इसके MCQs की अगर हम बात करें, सिंपल MCQs ये ले लें कि विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंग द फॉलोइंग, के दिए गए एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी हो सकती है? 4 ऑप्शन दे दिया जाए, लिथियम दे दिया जाए, बेरिलियम दे दिया जाए, पोटेशियम दे दिया जाए, और आपको दे दिया जाए दैट इज़ के कैल्शियम। अब इनमें बताने आपको कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी है। चूँकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऊपर मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी, तो पोटेशियम तो आप छोड़ ही दो, कि पोटेशियम तो आपको पता है 4th का है। ऊपर आ जाओ, फर्स्ट पे आ जाओ, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम चूँकि लेफ्ट से राइट जाने पे आपको पता है यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो बेरिलियम हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। सही है, सो दिस इज़ द फिफ्थ वन दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 1 2 3 4 5 ट्रेंड हो गए। छठा ट्रेंड हमारे पास कहलाता है दिस इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसी को कहा जाता है मेटेलिक कैरेक्टर। देखो, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है उसकी मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी असल में है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कि एक इलेक्ट्रॉन की जो लूजिंग, गलत कह दिया, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी।
इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब ये क्या होता है, दिस इज द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हर चीज़ रिवर्स ही हो गई, ट्रेंड भी रिवर्स हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया। जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, डिग्री, हाँ यस, इंक्रीज हो जाएगी, ईपी इसको से लिख सकते हैं। और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, अब ये साइड से बड़े डिक्रीज हो जाएगी। या मेटेलिक कैरेक्टर की बात हम कर लें। अब एमसीक्यूज ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक इन नेचर। इन चार में से बताइए कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक जो है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है। चार ऑप्शन लिखते हैं, ए बी सी डी। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, तो एक हम लिख देते हैं पोटेशियम, एक लिख देते हैं कैल्शियम, एक लिख देते हैं स्ट्रोंशियम, और एक लिख देते हैं और एक लिख देते हैं लाइक लिथियम। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी उसके सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर आएगी। तो जब से आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकेगा, तो सबसे इजीली, तो ऊपर तो आपको नहीं मिलेगा, सारे नीचे अच्छे मेटल्स आपको मिलेंगे जो आराम से इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस कर पाएंगे। अब नीचे आपके पास स्ट्रोंशियम, अच्छा स्ट्रोंशियम, कैल्शियम तो हो नहीं सकता, स्ट्रोंशियम होगा। अच्छा पोटेशियम भी है ना इसके अंदर, डायगोनल ट्रेंड, गलत एमसीक्यूज हो गया ये एमसीक्यूज गलत हो गया। इसकी जगह पर सोडियम लगा देते हैं। अब क्या हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया। देखो रीज़न क्या है, चूँकि ट्रेंड डायगोनल एक रिलेशनशिप होता है, आपको पता होना चाहिए। डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही होती हैं, ये भी एक याद रखिएगा। तो देखो जैसे लिथियम और बेरिलियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, वैल्यूज़ भी सेम होती हैं। आप लॉजिक भी जब बना रहे हो क्यों, चूँकि देखा जाए तो एक ही तरह से, अगर ये लेफ्ट साइड पे भी और थोड़ा नीचे भी है तो उसके वजह से लिथियम के बराबर हो गए। इस वक्त सोडियम और कैल्शियम की सेम वैल्यूज़ आ रही होती हैं, इस वक्त पोटेशियम और स्ट्रोंशियम की सेम आ रही होती हैं, इनकी सेम वैल्यूज़ आ रही होती हैं, सीजियम रेडियम की सेम आ रही होती हैं। तो इसको डायगोनल ट्रेंड हम कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये, ठीक है। तो ये इसलिए अगर हम पोटेशियम और स्ट्रोंशियम की बात करेंगे तो ये सेम मेटालिक कैरेक्टर रखेंगे। हाँ, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से डायगोनल में कंपैरिजन नहीं होती। समझ आ गई बात, बस ये हो गया। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक और बाकी है जस्ट, दैट इज़ ये हाइड्रेशन एनर्जी कर लेंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सारी चीज़ें A to Z। और इससे हट के मतलब कोई भी टेस्ट में कुछ नहीं पूछ सकते, ठीक है भाई, यही चीज़। क्योंकि मैंने कम नहीं पढ़ाया होता है कभी, आप कहेंगे कम पढ़ा रहे हैं सर आप, वो अलग बात है। मैं हर एक चीज़ को एक एक लाइन में बता दे रहा हूँ, हर एक बात को जो बुक के अंदर मौजूद है। तो नेक्स्ट इसके बाद है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं, ये भी एक एनर्जी है जो रिलीज होती है ड्यूरिंग हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एनर्जी है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस। तो हाइड्रेशन असल में एक प्रोसेस है, देयर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। ये आपने चैप्टर 7 में पढ़ाया था मैंने आपको, हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन दोनों चीज़ें। तो हाइड्रेशन क्या होता है कि मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो सॉल्यूट के आइंस को वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। और वहाँ ट्रेंड वगैरह ये सब मैंने बता दिया था, ये चैप्टर 3 में दोबारा रिपीट हो रहा है, वो फर्स्ट ईयर की चैप्टर 7 की बात, वो सब मैंने अगर आपने लिखा है घर जाकर, ये पिक्चर भी ली थी तो आपके पास होगी वो कंप्लीट। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड भी सेम ऐसा ही है, मतलब देखा जाए ना तो चूँकि जितने छोटे आइटम होते हैं मैंने बताया तो उतना ज़्यादा उसका ट्रेंड, उतना ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे, अच्छा इसकी यूनिट भी सेम ही आएगी ना भाई, चूँकि सिंस इट इज़ आल्सो एनर्जी तो इसकी यूनिट भी सेम वही है, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। ट्रेंड क्या हो जाएगा, टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, चूँकि बड़े एटम बड़े हो रहे तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। टॉप से बॉटम में हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज और लेफ्ट से राइट में हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये उसका ट्रेंड चलता है हमारे पास। और इसके अलावा एक फैक्टर और भी इसके अंदर होता है, न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास कह लो कि हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है
दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इस्टेब्लिश होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अब इसका एक MCQ यहाँ पर बना लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। बताइए इन चारों में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है। 4 ऑप्शन बना लेते हैं। एक लिथियम बना लेते हैं, एक बेरिलियम बना लेते हैं, एक सोडियम बना लेते हैं, एक कैल्शियम बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? जो सबसे छोटा एटम होगा। लिथियम छोटा नहीं है, लिथियम से छोटा बेरिलियम है, तो क्या वो राइट साइड पे पाया जा रहा है ना भाई, तो बेरिलियम होगा, लिथियम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास तो एक ही शेल है ना, बट ये ज़्यादा छोटा है बेरिलियम, बिकॉज ये राइट साइड पे श्रिंक हुआ हुआ है। 4 ऑप्शन और भी आ सकते हैं। अगर ये आ जाए एल्यूमिनियम +1, बी ऑप्शन आ जाए एल्यूमिनियम +2, सी आ जाए एल्यूमिनियम +3 और डी आ जाए एल्यूमिनियम +4। अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आप कह लो कि हाइड्रेशन एनर्जी होगी। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? एल्यूमिनियम +4 की हो जाएगी। समझ गए? तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स।